जय श्री कृष्णा। कल की वीडियो में हमने देखा कि हमने अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दो पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देखा कि आने वाला 15 साल 15-20 साल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कैसा रहने वाला है। दूसरी वीडियो में हमने माइक्रो लेवल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल चेक करे। फाइनेंशियल में देख के पता चला कि बैंक एक रिवाइवल मोड में आ चुका है। जो उसकी एक समस्या बनी हुई थी एनपीए, वो ऑलमोस्ट आज के समय में सिर्फ 1-2 क्वार्टर की बात है। यदि बैंक चाहे तो वो जीरो कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब एनपीए जीरो हो जाएगा तो जो होने वाला प्रॉफिट है वो रिजर्व में जाएगा। रिजर्व में जाने से क्या होगा कि उसकी बैंकिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी जो बुक वैल्यू है वो शेयर की बढ़ सकती है। तो हो सकता है आने वाले समय में बैंक अपनी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है बुक वैल्यू को भी बढ़ा दे। तो पी रेशियो को देखा कि एक प्रॉफिट मार्जिन पे बैंक काम करता है 20 से 25% के। यदि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी एक्सिस बैंक की तरह काम करे, सब चीज़ें जब उनका एनपीए जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उस लेवल पे यदि काम करेगा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 20% अपना नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है नेट अपनी रिवेन्यू के कंपेयर में। तो जिससे जो पी रेशियो जो दिख रहा है वो 4.5 के पी पे हमने कल डिस्कस किया कि एक तरह से अंडर वैल्यूड है। अब हम टेक्निकली कैसे देखेंगे कि कहाँ पर चीज़ें हमें बाय करनी है, कहाँ पर सेल करनी है। वो ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, कोई मैं सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। यदि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप सेबी एडवाइजर से बात कीजिएगा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आइए चार्ट पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल है आज के समय में। तो एक चीज़ है कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस खींच देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब ये सिर्फ मैं 2-3 साल के लिए बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका फाइनेंशियल इतना ज़बरदस्त है और इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि ये ग्रो करेगा। अब हो सकता है कि इसने एक तो यहाँ पर बॉटम बनाया, हो सकता है ये यहीं से वापस कम बैक करे, क्योंकि ये क्या हुआ बेसिकली अभी इंडिया पाकिस्तान का एस्केलेशन चला। उसके बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, किस प्रकार से हमें इंडिया पाकिस्तान के वॉर को देखना। बेसिकली अभी दो जियोपॉलिटिकल इवेंट हुए हैं, 2023 का आईमैक और अभी रिसेंटली जो यूएस से टैरिफ वार हुआ था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का अटैक। वो मैं बेसिकली वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे आने वाली वीडियो में। शायद मे बी कल मैं उससे चीज़ों को अपलोड कर पाऊँ। तो आज हम सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टेक्निकल चार्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से इसमें अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखना है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें जो करेक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है इस शेयर में। प्राइस करेक्शन तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब केवल टाइम करेक्शन मांग सकता है कि ये थोड़ा सा और बॉटम बनाए, फिर उसके बाद ये वापस आएगा। हो सकता है थोड़ा सा ऐसे रहे कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले, फिर ऊपर आए, फिर यहाँ टच करे, फिर ब्रेकआउट ना हो, फिर थोड़ा सा नीचे ऑपरेटर लोग फिर माल भरे और फिर ऊपर लेके जाए। हो सकता है पहली बार में ब्रेकआउट करे, यदि नहीं करेगा तो दोबारा माल भरा जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा ये। तो चीज़ें ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैं ये चीज़ें देख पाता हूँ। अब यदि कप विद हैंडल पैटर्न बनाता है, यदि ये भी बॉटम बनाए, हम इसको ही बॉटम मान लिए जाए अभी फिलहाल के समय में, तो क्या हो सकता है कि ऐसे चार्ट बना के ऊपर जाएगा। और इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसका टारगेट ऑलमोस्ट ये जो रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर इसका टारगेट होना चाहिए 62 के आसपास। ये मैं एक आने वाला 3-4 साल बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम मुझे दिख रही है आने वाले 3-4 साल में। क्योंकि उसका रीजन ये है कि फंडामेंटली देखा, दूसरा बैंकिंग इंडस्ट्री देखी और भारतीय पर कैपिटल इनकम देखी, जो गवाही देता है, जो ये मतलब ठोस चीजें बनाता है कि आने वाला ये बैंक ग्रो करेगा। क्योंकि ये एनपीए को जो इतना नीचे लेके आया बैंक, तो इससे एक मैनेजमेंट का व्यू दिखता है कि आने वाले समय में किस प्रकार से काम करने वाला है। जो अभी एक प्रॉब्लम में लगा हुआ था, एक प्रॉब्लम थी इसकी एनपीए की, जो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ है 8 साल से, वो प्रॉब्लम आज के समय में खत्म होने वाली है। तो अब क्या है, ये अब एक्सपेंशन के रूप में काम करेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, ग्रोथ पे काम करेगा। तो आने वाला समय इस बैंक के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा, ये तो हमारा लॉन्ग टर्म अप्रोच है। यदि हम इसमें कम से कम 3-4 साल के लिए तीन 2-3 साल के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई पैटर्न बना नहीं है, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, इसमें टाइम लगेगा फॉर्मेशन में। आप एक चीज़ है, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है किसी भी शेयर में। बॉटम एक रेंज होती है, किसी की रेंज 100 से 120 रुपये होती है, किसी की रेंज 100 रुपये से 130 की रेंज होती है।
तो बॉटम, एब्सोल्यूट बॉटम यदि कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन आप एक रेंज पकड़ने की कोशिश कोई भी कर सकता है। तो रेंज पकड़ने के लिए आपको चार्ट को पढ़ना पड़ेगा, चार्ट को बार बार देखना पड़ेगा, पास्ट में कुछ चीजें हुई है उसको एनालिसिस करके आपको अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, आपकी अपनी लर्निंग को डीप लेवल पे जाना पड़ेगा, तब चीजें बेहतरीन नजर आती दिखेगी आपको। दूसरा सबसे बड़ी बात है, चार्ट में जाने से पहले आपको फंडामेंटली चेक करना है। हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 2 फंडामेंटल वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमें कन्विक्शन आती है। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि चाहे कितनी भी कन्विक्शन आ जाए, चाहे बैंक का सीएमडी ये बोल दे कि ये बैंक ग्रो करने वाला है, तो हमेशा 3 बातों को फॉलो करो। सबसे पहले है कि उधारी पे 1 पैसा मत लगाओ। दूसरी बात है कि जो भी पैसा लगाओ कम से कम 5 साल के लिए लगाओ। ऐसा नहीं है कि आज पैसा लगाया कल को कुछ पर्सनल काम आ गया तो वो पैसा निकालना पड़ेगा। वो पैसा लगाओ चाहे वो कम हो, लेकिन पैसा वो लगाओ जो आपको 5 साल के लिए उसकी जरूरत ना पड़े। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, इसमें सर्टन बिल्कुल कोई निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि रिटर्न 1 साल में आ जाएगा। कभी कभार रिटर्न 6 महीने में आता है, कभी कभार 2 साल लग जाती है, कभी कभार 5 साल भी लग जाती है। तो मिनिमम आपको ये मानना पड़ेगा कि कम से कम जो पैसा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हो वो कम से कम 5 साल के लिए है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि शेयर में सारी कंडीशन जब अपने आपके पास स्टडी करने के लिए मैक्रो लेवल पे चीज़ों को समझो, इंडियन इकोनॉमी को समझो, फिर माइक्रो लेवल पे बैंक को समझो, फिर उसके बाद आपको जब इसकी एनुअल रिपोर्ट आए उसको पढ़ो, मैनेजमेंट का व्यू देखो, मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट बोल रहा है क्या पास्ट में इसने जो बोला है किया है। तो ये चीजें सब चीज एनालाइज करो, उसके बाद डिसीजन लेना है कि फिर टेक्निकल चार्ट पे आना है। टेक्निकल चार्ट में ये देखो कि अपॉर्चुनिटी कोई बनती हुई नजर आ रही है। जब फंडामेंटली आपको अच्छा चीजें मिल जाएगी, अच्छा चीजें फंडामेंटल देखने से ये पता चल जाएगा कि आप एक बेकार कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच जाओगे। आप फंडामेंटली जब चीजें कन्विक्शन आएगी तभी उसके आगे फर्दर जाओगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप बेकार कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच जाओगे, जो कंपनी आप सिलेक्ट करोगे वो एक अच्छी कंपनी होगी। ये चीजें समझ में आती है। फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट में जाओगे। अब टेक्निकल में एक तो ये दिख रहा है कि कप विद हैंडल में क्वालिटी होती है कि जो उसका टारगेट होता है वो ऑल टाइम हाई से नीचे होना चाहिए। कप विद हैंडल की क्वालिटी होती है, उसका टारगेट यदि ऑल टाइम हाई से नीचे होगा तभी वो वैलिड माना जाता है। देखो अभी बना नहीं है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा हो क्योंकि स्टॉक मार्केट है, लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मैं चीजें लिंक कर पाता हूँ। तो आइए मैं क्या कह रहा था, ऑल टाइम हाई से नीचे होना चाहिए। इसका जब आप ऑल टाइम हाई चेक करोगे, इस बैंक का जब आप ऑल टाइम हाई चेक करोगे, ऑल टाइम हाई कितना है इसका, ऑलमोस्ट ये है इसका ऑल टाइम हाई 212 के आसपास। ऑल टाइम हाई 210 के आसपास नहीं है, इसका थोड़ा सा ऊपर है। यदि देखा जाएगा तो ये करीब करीब यहाँ मिलेगा 212 के आसपास। तो ऑल टाइम हाई 212 है, और यहाँ पर यदि हम छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता देखें इन फ्यूचर में आने वाले समय में, तो इसका ये जो टारगेट है 62 मतलब 62 आ रहा है। तो इट मीन्स ये है कि यदि कल को ऐसा पैटर्न बनता है तो उसके टारगेट अचीव होने के चांसेस 100% रहते हैं। लेकिन मेरी किसी प्रकार की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर एनालिसिस नहीं हूँ। एक तो ये तरीका है, हम इस प्रकार से फ्यूचर देख सकते हैं कि इस प्रकार से चार्ट में ये चीजें होने वाली है। लेकिन मैं एक चीजें बताने जा रहा हूँ, एक इंडिकेटर होता है रोब बुकर नोक्सविल। रोब बुकर नोक्सविल क्या करता है, ये बेसिकली उन कंपनी पे एप्लीकेबल होता है जहां पर चीजें बहुत बेहतरीन लेवल पे चल रही है, जहां पर फंडामेंटली बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जो हमने देखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 2 वीडियो में कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिवाइवल मोड पे है, उसे इकोनॉमी भी मतलब आने वाला जो 15-20 साल है उसे पूरा सपोर्ट करता है इंडियन इकोनॉमी। तो वहाँ उन चीजों को हम इस वाले इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये इंडिकेटर बेसिकली उन्हीं कंपनी पे एप्लीकेबल है जिसमें हमने लास्ट की 2 वीडियो को देख के ये चीजें समझ में आई। फंडामेंटल की दोनों वीडियो देख के ये समझ में आया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक रिवाइवल मोड पे है। आप ये इंडिकेटर आपको लगाना है, पर जाओगे आप इंडिकेटर में और आप सर्च करोगे रोब बुकर नोक्सविल। रोब बुकर नोक्सविल जब यहाँ पर ऐड करोगे तो इसमें क्या होगा, ये जो लाइनें है ना यहाँ पर 200 और 14, और ये जो यहाँ सेटिंग में जाओगे, इसकी सेटिंग में जाके जो ये यहाँ पर बार्स बैक है 200
RSI पीरियड 14 है, मोमेंटम पीरियड 20 है। तो इसको एज इट इज रखना है। यदि सेटिंग में नहीं हो रहा तो आप इनपुट में जाके इसको 200 डेज करना और RSI पीरियड 14 करना, मोमेंटम पीरियड 20 करना और इसको चार्ट पे प्लॉट कर देना। ये बेसिकली क्या करता है, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ क्या होता है। एक तो लाइन ऐसी बनती है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन, और एक लाइन बनती है डाउन ट्रेंड में। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर है हमें लाइन जनरेट करके देता है, एक तो अप ट्रेंड की, एक डाउन ट्रेंड की, एक देता है अप ट्रेंड की और एक डाउन ट्रेंड की। ये कब जनरेट होती है, ये क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों लाइन का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो लाइन होती है, रोब बूकर नोक्सविल में दो लाइन होती है। एक तो अप ट्रेंड, ये वाली लाइन कैसी है, अप ट्रेंड, और ये कैसी, एक मिनट, ये वाली लाइन कैसी है, डाउन ट्रेंड। तो रोब बूकर नोक्सविल में क्या करता है, दो लाइन जनरेट होती है, अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट कोई वैलिड नहीं होता, इनका पॉइंट वैलिड होता है जहां पर एंड पॉइंट होता है। तो एंड पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो ये इस लाइन का एंड पॉइंट है। यदि अप ट्रेंड ये वाली लाइन है तो इसका एंड पॉइंट ये है। अब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का एंड पॉइंट ये है और इस डाउन ट्रेंड की लाइन का ये एंड पॉइंट है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये बनती कब है, जब आप मतलब जैसे आज मार्केट बंद हुई तो ये बनती है हमेशा रात को, मतलब मार्केट क्लोजिंग के बाद, जब ये लाइन बाद में जनरेट होती है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखता ही नहीं है। कभी जब बॉटम बनेगा तो एकदम से लाइन ड्रॉ हो जाएगी और उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। देखो जैसे ये आज लाइन जनरेट हुई है, ये लाइन आज जनरेट हुई है, तो इसका आज, क्योंकि इसने क्या किया, पाकिस्तान और इंडिया का आज हाई लेवल पे एस्केलेशन हुआ, तो थोड़ा सा मार्केट ने बहुत जबरदस्त लेवल पर निफ्टी को तोड़ा और निफ्टी काफी डाउन हुआ आज। तो इसने क्या किया कि एक बॉटम पॉइंट बनाया आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। हालांकि इसने रिकवरी की, वापस आया है, इसने नीचे क्लोजिंग दिया और आज मतलब बड़े 33 के आसपास चला गया था, ये 33 रुपए के आसपास, उससे थोड़ा सा ऊपर। और फिर क्लोजिंग में थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी होगी, लोगों ने, बड़े प्लेयर ने खरीदा होगा, तो थोड़ा सा मतलब ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग आसपास देके गया है। तो इसका मतलब इसे एक नया बॉटम मिला, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो बेसिकली इस वाले मेथड में लेना कैसे है ट्रेंड, कि खरीदना कब, बेचना कब है। तो इसमें क्या होता है, जब शाम को आप 3:30 बजे के बाद चार्ट देखोगे तो चार्ट पे ये वाला इंडिकेटर लगाओगे, और ये हमें सिर्फ डे करके देखना है, मतलब वीकली पे नहीं देखना, ये हमें डे करके देखना है। तो डे करके जब देखोगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिला होगा कि आपको पहले कब ये सिग्नल दे रहा है यहाँ पर बाइंग का। डाउन ट्रेंड में जब बॉटम बनता है तो ये बाइंग का सिग्नल देता है, यहाँ पर चीजें खरीदनी है। ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, आपको खरीदना बेचने से पहले आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से बात करना पड़ेगा। ये क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। ये क्या करता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। ये क्या करता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, बाइंग पॉइंट एक तरह से। और इसको बेचना कब है, बेचना कब है, इसको बेचने के लिए जब ये ऐसे पॉइंट देगा ना अप ट्रेंड में, इन फ्यूचर जब अप ट्रेंड की लाइन बनेगी, जब ये भागेगा ऊपर की तरफ कभी, तो ऐसी लाइन जनरेट हो जाएगी ये वाली। तो जोन सी भी लाइन पहली बार अप ट्रेंड में पॉइंट मिल जाए, मतलब अप ट्रेंड में जो भी लाइन पहले बने, तो वहां पर हमारा सेलिंग पॉइंट होगा। तो अब फास्ट में क्या कभी ऐसा हुआ है, पास्ट में देखते हैं, क्योंकि चीजें हमें पास्ट से समझ में आएगी कि पास्ट में कभी ऐसा हुआ है। देखो पास्ट में मैं बताता हूँ, सबसे पहला पॉइंट, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिला, यहाँ पर एक पॉइंट मिला, तो इसने सबसे पहले यहाँ खरीदवाया होगा, इस वाले इंडिकेटर ने यहाँ पर चीजें खरीदवाई हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर हमने बाइंग किया होगा, अब बेचा कब होगा, यहाँ पर खरीद के, फिर इसने यहाँ पर भी एंड पॉइंट मिलवाया, फिर यहाँ पर भी चीजें बताई कि यहाँ पर भी चीजें खरीदनी है। और सबसे बड़ी बात, हमने क्या बोला था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, हम अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर किसी भी कंडीशन में किसी भी शेयर में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। यदि सपोज करो कि हमने यहाँ 5% पैसा लगा दिया हो, तो हम यहाँ पर दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे, दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे। इस इंडिकेटर ने हमें यहाँ सिग्नल दिया, हमने यहाँ खरीदा। अब बेचना कब है, मैंने क्या बोला था कि जो पहली अप ट्रेंड लाइन बने, देखो ये वाली लाइन कैसी है, अप ट्रेंड है, ये वाली लाइन अप ट्रेंड है, तो यहाँ हम निकाल देंगे। अब देखा जाए तो हमारा परसेंटेज गेन कितना बना,
जैसे हमने यहाँ खरीदा तो हमारा परसेंटेज गेन बना 18%। 18% हमारा परसेंटेज गेन बना। और यदि टाइम बताए कितने दिनों में आया पैसा, हमने यहाँ लिया करीब करीब यहाँ निकाल दिया तो ये बना हमारा, यहाँ निकाल देंगे हम तो ये बना 19% हमारा 195 दिन में। 19% पैसा बना 195 दिन में। तो ऑलमोस्ट 7 महीने का, 7 महीने से कम में पैसा बना 19%, तो बेकार चीज नहीं है। दूसरी चीज है, रॉब वूकर नोक्सविल हमें बॉटम पे चीजें खरीदवाता है, बॉटम पे चीजें। और फिर एक तो ये ट्रेड बना, क्या पास्ट में कभी ऐसा और भी अपॉर्चुनिटी बनी? तो पास्ट में देखते हो, और भी जाके पास्ट में और भी देखते देखते चार्ट बना पाता है नहीं। अब देखो यहाँ पर चीजें मिली एक और, कि इसने हमें यहाँ खरीदवाया, एक बार यहाँ चीजें खरीदवाई। और बेका कब था? जब ये पहली वाली लाइन जनरेट हुई थी, यहाँ पर पहली लाइन जनरेट हुई थी। तो कितने दिन में कितना पैसा बना? यदि हमने यहाँ खरीदा होगा तो कब बेचा होगा? यहाँ पर चीजें बेच दी होगी। तो 98 डेज में 98 दिन में, मतलब 100 दिन से कम, 3 महीने के आसपास इसने 28% का रिटर्न दे दिया। 98 दिन में 28% का रिटर्न मिला। तो बेसिकली ये चीजें तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका शेयर एक फंडामेंटली काफी अच्छा होगा। और दूसरी चीज है, उसका रिवाइवल बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो बेसिकली रॉब वूकर नोक्सविल हमें सिर्फ उन्हीं कंपनी पे एप्लीकेबल होगा जो कंपनी आने वाला 15-20 साल का समय बहुत अच्छा है, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, अपनी एक ट्रस्ट बना चुकी है कस्टमर में, कस्टमर के घर तक वो पहुंच चुका है। कोई भी कंपनी, उसमें एक ट्रस्ट है लोगों के प्रति। तो वो चीजें सर्वाइव, मतलब आने वाला समय इंडस्ट्री के, उस इंडस्ट्री के लिए भी आने वाला 15-20 साल बहुत अच्छा है। तो ऐसी कंपनी के रिवाइवल को कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो रॉब वूकर नोक्सविल इंडिकेटर है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें सिंपल एक छोटा, मतलब आपको मार्केट आवर्स में देखने की जरूरत नहीं है। ये शाम को लाइन जनरेट होती है, जब क्लोजिंग हो जाती है तो आपको बॉटम पे जब डाउन ट्रेंड की जब एंड पॉइंट मिल जाए तो वहाँ चीजें बाइंग करनी है। और अब ट्रेंड पे जब लाइन मिल जाए तो वहाँ पर निकाल देना है। तो इसमें मार्केट आवर्स के बाद आप चीजें एनालाइज करोगे चार्ट में जाके। और ये बेसिकली उन्हीं कंपनी पे ज़्यादा रिलायबल होती है जिनका फंडामेंटली काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फंडामेंटली चेक किया था, जहाँ से हमें कन्विक्शन आई थी कि इस शेयर में आने वाला समय एक अच्छा समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट के लिए सेबी एडवाइजर से बात कीजिएगा। मेरी किसी भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग की किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर एनालिसिस नहीं हूँ। तो ट्रेड बहुत आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन मेरी बातों को सिर्फ यहाँ तक समझना है कि अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरा, प्राइस की मूवमेंट जहां आप लेते हो उससे नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आने से ये नहीं होता कि कंपनी बेकार है, या तो अपने डर लगने की बात कब होगी, या तो आपने फंडामेंटल नहीं देखा, दूसरा आने वाला इकोनॉमी से उसे चीज़ों को लिंक नहीं किया, उसके बिजनेस मॉड्यूल को स्टडी नहीं किया। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने 5% से ऊपर पैसा लगाया हो। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने उधारी में पैसा लगा दिया हो, या आपने वो पैसा लगाया हो कि आपको अभी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है कि ऐसा पैसा लगाना है जो आने वाले 5 साल में आपको जरूरत ना हो। दूसरा कि आपको एक सेबी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने एनालिसिस को बहुत अच्छी डीप स्टडी कर रहे हो, बहुत चीज़ों को देख रहे हो, इकोनॉमी से उसी चीज़ों को लिंक कर रहे हो, सीएमडी उसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट आने वाले समय में जो कहता है वो करता है। तो जब बहुत सारे मतलब चीज़ों को आप लिंक कर पाओगे तब जाके एक वैल्यू इन्वेस्टर बन पाओगे। और मेरा सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगा आपके एनालिसिस करने में। तो किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है कि ये शेयर लेना है बेचना है। मेरा सिर्फ बस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नज़रिया था कि मैं किस प्रकार की ये चीज़ें देखता हूँ। एक स्किनर रूटीन में उसके फंडामेंटल को चेक करता हूँ, टेक्निकल में मैं चेक करता हूँ कि चार्ट क्या बोलता है, कि किस प्रकार हमें चार्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो बेसिकली ये एक इंडिकेटर को भी डिस्कस किया हमने, रॉब वूकर नोक्सविल, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। सिर्फ ये तभी एप्लीकेबल है जो अच्छी कंपनी होती है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।